आज खालिदा जिया का निधन हो गया। किसको पागल कुत्ता काटा है जो जाके ऐसे काम करेगा? कौन करेगा? ये जानबूझ के फंसाया जा रहा है। अब आप जब मारोगे किसी को तो आपको कोई तो बहाना देना पड़ेगा यार, कि तुमने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ कह दिया, तुमने कुरान के बारे में कुछ कह दिया, तुमने इस्लाम के बारे में कुछ कह दिया। उस बेचारे हिंदू को पता ही नहीं, उसने कभी कुरान पढ़ी नहीं, उसको आइडिया नहीं है कुरान में क्या लिखा है। डफली वाले जो थे ना, जिनको मैं कहता हूं डफली वाले, झंडे वाले, डग 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 डफलियां बजाते हैं, अब उनको ऐसा लग रहा है कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अपने ही दिमाग में ये बड़ी कोई क्रांति लाने के लिए डफली वफली लेकर आए थे, क्रांति लाने के लिए। अब ये बिक रहे हैं, लाइन में खड़े हैं। ये बंदा कह रहा है कि ही वाज द मेन गाय बिहाइंड द सो कॉल्ड रेवोल्यूशन। इसने एक हाथ पीछे कर लिया। आप जब इतिहास पढ़ेंगे आपको ये पता चलेगा कि जमाते इस्लामी थी जिसको बांग्लादेश चाहिए ही नहीं था। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, हाल फिलहाल में ऐसा लगा कि बांग्लादेश से खबर आनी बंद हो गई, लेकिन पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो हमें लगा जरूरी कि हम आपको बताएं। वहां पे जो आने वाला चुनाव है इन द सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, वो इन सब चीजों से इंपैक्ट होने वाला है। हिंदुओं का वहां पे क्या हाल है, कौन से नए अटैक्स हिंदुओं पर हो रहे हैं, और आखिर बांग्लादेश की जो उभरती स्टूडेंट लीडरशिप है वो चाहती क्या है। चलिए आज के वीडियो में ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। सबसे बड़ी खबर दोस्तों जो बांग्लादेश की ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि गुड बाय खालिदा जिया। ये 15 अगस्त 1946 से लेकर 30 दिसंबर 2025 तक आज खालिदा जिया का निधन हो गया। दोस्तों, ये जो डेट है इनकी और साल है 1946 का, ये हमने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो इनकी पार्टी है उनके वेबसाइट से लिया है, क्योंकि अलग अलग लोग, कोई 47 बोल रहा है, कोई 45 बोल रहा है, कोई 46 बोल रहा है। तो वी वेंट टू द वेबसाइट एंड वी टुक दिस। ग्रेट लॉस फॉर बांग्लादेशी पॉलिटिक्स। देखिए, अच्छी चीज लगी मुझे आवामी लीग ने, और ये कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। बीएनपी और आवामी लीग ये कट्टर दुश्मन हैं एक दूसरे के, लेकिन बांग्लादेश आवामी लीग का आप ये देखिए, Sheikh Hasina expresses condolences on the passing of Begum Khalida Zia. I extend my deepest condolences on the passing of BNP chairperson and former Prime Minister Begum Khalida Zia. ये पूरा का पूरा उन्होंने लिख के दिया है, which is a good decent thing to do. दुश्मनी अपनी जगह। अब कोई इंसान है जिसकी जिंदगी चली गई है, so there should be decency at least in that. और यहां पे प्रधानमंत्री मोदी ये लिखते हैं कि deeply saddened to learn about the passing away of former Prime Minister and BNP chairperson Begum Khalida Zia in Dhaka. Sincerest condolences to her family and all the people of Bangladesh. May the Almighty grant her family the fortitude to bear this tragic loss. तो ये फोटोग्राफ्स हैं जब प्रधानमंत्री जी उनसे मिले थे, और ये बता रहे हैं कि साहब ये he went to Dhaka and he met her in Dhaka. तो उसके बारे में वो बता रहे हैं कि 2015 में हम उनसे मिले थे। दोस्तों, एनडीटीवी वर्ल्ड की ये स्टोरी है। बर्निंग होम्स, लॉक्ड डोर्स, हिंदू फैमिली वेक्स अप टू हॉरर इन बांग्लादेश। ये हमने परसों नरसों आपको खबर दी थी कि 7 हिंदुओं के घर जला दिए थे और बाहर से कुंडा लगा के तेल डाल के जला दिया कि अंदर जल के वो मर जाएं, बाहर ना आ पाए। फिर वो छत तोड़ के बाहर निकले, किसी तरीके से अपनी जान बचाई। एटलीस्ट 5 हाउसेज ऑफ अ हिंदू फैमिली वर सेट ऑन फायर इन दुमरी तला विलेज इन द मुस्लिम डोमिनेटेड नेशंस Pirojpur district in what is suspected to be a targeted attack on minorities, according to local authorities. The exact cause of the fire has not yet been confirmed. Reports claimed attackers allegedly stuffed cloth into one of the rooms and set it ablaze, causing the fire to spread rapidly through the house. एक घर के अंदर उन्होंने कपड़ा डाल दिया, स्टफ कर दिया, और फिर उस कपड़े में आग लगा दी। तो बहुत तेजी से पूरे घर में आग फैल गई थी, अभी तक ये पता लग पाया है। और परिवार के सदस्य उन्होंने बोला है कि ये इनिशियली दे वर ट्रैप्ड इनसाइड एज द डोर हैड बीन लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड व्हेन दे वोक अप टू फायर इन द अर्ली आवर्स। तो दोस्तों, ये फिर वही चीज हुई है कि एक हिंदू परिवार देखा, ये 5 घर फूंक दिए, हिंदू परिवार देखा अंदर है, तो घर के अंदर पहले कपड़ा डाला, खूब कपड़ा डाला, बाहर से कुंडा मारा, ताला मारा कि वो लोग भाग ना पाए, और फिर आग लगा दी कि अंदर जल के मर जाएं। At least 71 incidents related to blasphemy allegations against Hindu minorities were reported in Bangladesh from June to December. This year, the Human Rights Congress for Bangladesh Minorities said in a report. तो दोस्तों, ये 71 इंसिडेंट हैं जहां पे माइनॉरिटीज को, खासतौर से वहां पे हिंदूज ही हैं। तो दोस्तों, 71 ऐसे इंसिडेंसेस आए हैं, 71
from June to December, in which the Bangladesh government has said that there have been 71 reported cases of blasphemy, जहां पे minorities के लोग, खासतौर से हिंदू, बिकॉज वहां पे मोस्टली हिंदूज हैं माइनॉरिटीज में, तो इन्होंने जाके ये बोला है कि नहीं साहब, किसी ने कुछ कुरान के खिलाफ बोल दिया, किसी ने इस्लाम के खिलाफ बोल दिया, किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बोल दिया, तो इसके ये 71 केसेस हैं ऐसे ब्लास्फेमी के, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि कौन ऐसा पागल है जो करेगा। अब ये देखिए साहब, ये जो घर है ये मुस्लिम डोमिनेटेड नेशंस फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट। अब ये एनडीटीवी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मुस्लिम डोमिनेटेड नेशन है, जाहिर सी बात है। आप एक मोहल्ले में रहते हैं, आपके आस पड़ोस में सारे मुस्लिम्स हैं। किसको पागल कुत्ता काटा है जो जाके ऐसे काम करेगा? कौन करेगा? ये जानबूझ के फंसाया जा रहा है। अब आप जब मारोगे किसी को तो आपको कोई तो बहाना देना पड़ेगा यार, आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा। आपको ये तो बताना पड़ेगा कि दीपू चंद्र दास था, उसके फैमिली में कोई आवामी लीग को सपोर्ट करता था इसलिए उसको मार दिया। या आपको ये बोलना पड़ेगा कि उसने यार कुछ ब्लास्फेमी करी है। आपको दीपू चंद्र दास को अगर जलाना है जिंदा तो आपको कोई ना कोई स्टोरी बनानी पड़ेगी कि उसने ब्लास्फेमी करी है। ठीक है, जब आप सम्राट को, अमृत मोंडाल जो था, जो सम्राट जिसका नाम था, जिसको जान से मार दिया, आपको ये बोलना पड़ेगा कि वो टेररिस्ट है यार। आपको कोई ना कोई स्टोरी कुकअप करनी पड़ेगी, वरना दुनिया के सामने अब ये तो नहीं कह सकता कि हमने इसलिए मार दिया क्योंकि हिंदू था। वो तो दुनिया एक्सेप्ट नहीं, बांग्लादेश में एक्सेप्टेबल है ये। It is acceptable inside Bangladesh, but outside in the civilized world, people will say that how can you kill people just because they belong to a certain religion and they are in the minority? तो उसको कवर अप करने के लिए फिर ये ब्लास्फेमी के ये जो 71 केसेस हैं, ये इसलिए काम आते हैं। So you can kill people more easily, especially in Islamic countries where blasphemy law is very, very powerful. And even when you don't have a blasphemy law properly, there is still something in the society that they get very, very aggressive about it. और कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, कोई सबूत की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ऐसे उंगली उठा के इसने ये करा था, मार डालो। That's it. So this is what has happened. The Rights Group said that the spread and similarity of these cases showcase the systemic vulnerability of minorities to religiously framed allegations rather than isolated incidents. तो जानबूझ के ये देखिए साहब, दोस्तों, ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज, HRCBM, ये एक बांग्लादेश के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स देखती है, और उसने बोला है कि ये दिखाता है कि ये सिस्टमैटिक है, हिंदुओं को टारगेट करा जा रहा है, कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। धर्म को बिना बनाकर, धर्म को बेस बनाकर कि तुमने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ कह दिया, तुमने कुरान के बारे में कुछ कह दिया, तुमने इस्लाम के बारे में कुछ कह दिया। उस बेचारे हिंदू को पता ही नहीं, उसने कभी कुरान पढ़ी नहीं, उसको आइडिया ही नहीं है कुरान में क्या लिखा है। आपको क्योंकि मारना है, वो हिंदू है, तो आपने कोई ना कोई बहाना तो देखिए निकालना ही निकालना है। सिर्फ ये कह के कि हिंदू है मार दिया, द वर्ल्ड विल नॉट बाय इट। सो व्हाट यू डू इज फ्रेम हिम इन द ब्लास्फेमी चार्ज। फिर इसके आगे फिर वो मामला इतना इमोशनल हो जाता है कि नोबडी कैन सेव यू। अब यहां पे बांग्लादेश में दोस्तों ये पॉलिटिक्स में एक ट्विस्ट आ चुका है, बहुत जबरदस्त ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने शेख हसीना की सरकार पलटी, वो जो डफली वाले जो थे ना, जिनको मैं कहता हूं डफली वाले, झंडे वाले, डग 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 डफलियां बजाते हैं, अब उनको ऐसा लग रहा है कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। देखिए, मैं बता रहा हूं कि ये इंडिया में भी बड़े लोगों को गलतफहमी है। मैं यूनिवर्सिटीज का नाम नहीं लूंगा, चलिए ले लेता हूं, जैसे JNU से कुछ छात्र निकले, कहीं और से छात्र निकले, तो वो बड़े पॉलिटिकली एक्टिव हैं। देखिए, पॉलिटिकली एक्टिव होना अच्छी बात है, बुरी बात है, ये उनको डिसाइड करना है, मैं उनके लिए डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन चुनाव जीतना ये टेढ़ी खीर है। और कई लोग हैं 30-30, 35-35 साल के जो स्टूडेंट चलते चले आ रहे हैं, उन्होंने चुनाव लड़के देख लिया, हार गए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की लाइफ एक अलग लाइफ है और बाहर की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वो टोटली डिफरेंट है, वो टोटली डिफरेंट है। और ये इन लोगों को भी पता लग गया है। तो ये लोग जो सर पे पट्टा पहन के कि हम क्रांति लाएंगे, क्रांति लाएंगे, अब ये पॉलिटिकल पार्टी इसके साथ डील कर रहे हैं कि यार चलो सुनो, इतनी सीटें हमें दे दो। अब दे हैव बिकम पॉलिटिशियंस। अपने ही दिमाग में ये बड़ी कोई क्रांति लाने के लिए डफली वफली लेकर आए थे, क्रांति लाने के लिए, अब ये बिक रहे हैं, लाइन में खड़े हैं और अपने आप को बेच रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को कि यार ये सीट से हम मिलकर ये लड़ लो, तो इतना तुम्हारा इतना मेरा। ये सब काम इन्होंने शुरू कर दिए, धंधे। Bangladesh division in students-led NCP over alliance with Jamaat for polls. Dhaka, National Citizen Party founded by leaders, mostly students of the 2024 July uprising that led to Sheikh Hasina government's collapse, is in the grip of an internal turmoil with 30 members formally opposing its move to ally with Bangladesh's largest Islamist party, Jamaat-e-Islami, for the February 12 national polls, citing its controversial historical role and recent divisive activities. अब ये करीब 30 मेंबर हैं जिन्होंने बोला है कि आप जमात-ए-इस्लामी के
खिलाफ हम लोग हैं। और हम लोग ये नहीं चाहते कि एनसीपी, ये जो है ना, ये नेशनल सिटीजन पार्टी जो स्टूडेंट्स ने बनाई है, जिसने शेख हसीना को ढकेल दिया था बाहर बांग्लादेश के, निकाल दिया था उसको, गेट आउट, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग जमात इस्लामी के साथ पार्टनर नहीं करेंगे। बाकी लोग कह रहे हैं पार्टनर करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये आप जब इतिहास पढ़ेंगे आपको ये पता चलेगा कि जमात इस्लामी थी जिसको बांग्लादेश चाहिए ही नहीं था। जमात इस्लामी आज भी पाकिस्तान का एक, समझ लीजिए, पाकिस्तान के एम्बेसडर घूम रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। ये पूरा का पूरा जो प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट बांग्लादेश में चल रहा है, दैट इज स्प्रेड बाय जमात इस्लामी। ये जो आप प्रो पाकिस्तान देख रहे हैं ना, कि ये पाकिस्तान से आर्मी ऑफिसर आ रहे हैं, ये सब दोस्तों जमात इस्लामी के कार्डर्स, दे आर इनसाइड द बांग्लादेश आर्मी, दे आर ऑफिसर्स, दे आर ब्रिगेडियर्स, दे आर जनरल्स, दे आर सिपॉइज, दे आर एनसीओज एंड जेसीओज, ऊपर से नीचे तक जमात इस्लामी है। तो ये लोग पुश कर रहे हैं। जमात इस्लामी कभी नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश बने। जमात इस्लामी इज अ हार्डकोर प्रो पाकिस्तान पार्टी, हार्डकोर प्रो पाकिस्तान भाई। जब यहां पे जो सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स थे बांग्लादेश के, मैं इसलिए कह रहा हूं सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स क्योंकि बांग्लादेशी खुद अपने फ्रीडम फाइटर्स को भूल गए। ये वही बांग्लादेशी हैं जो शेख मुजीबुर रहमान का घर फूंक दिया, जिन्होंने उनका स्टैचू तोड़ दिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग खुद नहीं मानते उनको फ्रीडम फाइटर, तो हम क्यों माने भाई। जो मुक्ति वाहिनी, मुक्ति योद्धा के लोग थे, इन सबको मरवाने वाला कौन था? जमात इस्लामी। तो ये लोग कह रहे हैं ना, साइटिंग इट्स कंट्रोवर्शियल हिस्टोरिकल रोल। क्या हिस्टोरिकल रोल था? जमात इस्लामी वॉज इन्वॉल्व्ड इन दी जेनोसाइड इन बांग्लादेश। सीधी बात है, 30 लाख ईस्ट पाकिस्तानियों को मरवाने वाला, और पाकिस्तानी फौज को ऑपरेशन सर्चलाइट में, ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान पाकिस्तानी फौज के नाक कान आंख कौन लोग थे? हु आर द पीपल हु आर द आईज एंड ईयर्स एंड द नोज ऑफ द पाकिस्तान आर्मी इन ऑपरेशन सर्चलाइट? जमात इस्लामी। ये सारा करा धरा है जमात इस्लामी का है। The Islamist party had collaborated with the Pakistan army to commit genocide during the 1971 war and was opposed to Bangladesh's independence. The ban put on it during Hasina's tenure was lifted last year after Mohammad Yunus took charge of the interim government. मोहम्मद यूनुस आया, मोहम्मद यूनुस ने जमात इस्लामी से पूरा जो उसके ऊपर जो बंदिश लगी थी, जो बैन लगा था, वो उसने हटा दिया। अब ये क्यों हटाया, ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। ऐसा है कि बीएनपी जो है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिनकी खालिदा जिया थी चेयरपर्सन, उनका एक मास बेस है, ठीक है ना। उनके लीडर मास लीडर टाइप के हैं, जो लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उठना बैठना। तो उनकी एक मास बेस, एक मास फॉलोइंग है। उसके अलावा दोस्तों जो अवामी लीग है, उसकी भी मास फॉलोइंग है, चाहे उसको बैन कर दिया हो, लेकिन उसकी मास फॉलोइंग है, उसमें मास लीडर्स हैं अवामी लीग में, इवन इफ इट इज बैंड एंड इट्स नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द 12th of February 2026 इलेक्शंस इन बांग्लादेश। लेकिन जमात का ऐसा नहीं है मामला। जमात का स्ट्रीट पावर है, हम आग लगा देंगे, हम जान से मार देंगे, ये उस टाइप के लोग हैं। ये वोट मांगने वाले लोग नहीं, वोट छीनने वाले लोग हैं। मोहम्मद यूनुस ने इसीलिए उनके ऊपर से बैन हटा दिया, क्योंकि मोहम्मद यूनुस भी ऐसा ही है। मोहम्मद यूनुस को कौन सपोर्ट कर रहा है? हु नोज मोहम्मद यूनुस? मोहम्मद यूनुस डज नॉट बिलीव इन इलेक्शंस। उसको इलेक्शन से कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं है, और उसकी कोई मास सपोर्ट बेस है भी नहीं। तो उसको इसीलिए जमात इस्लामी का सपोर्ट चाहिए। सबसे पहले जमात इस्लामी से उसने हटा दिया पूरा मामला, जो भी उसके ऊपर बंदिशें थी सब हटाई, बोला कि आप भी आ जाओ। द मेंबर्स रोट टू एनसीपी कन्वीनर नाहिद इस्लाम आफ्टर जॉइंट कन्वीनर तजनुवा जबीन announced her resignation and senior joint member secretary Tasneem Jara stepped down from her post. Sources said many NCP members may move to rival BNP or contest polls as independent candidates. In the end, ये पता लगा कि भाई देखो सुनो, ये पूरी बात रेवोल्यूशन की, ये पूरी बात क्रांति की, ये सब फ्रॉड था। और जब स्टूडेंट्स क्रांति और रेवोल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों, ज्यादातर फ्रॉड ही होता है, ठीक है। वो बेसिकली है कि चूरन बेचना है अपना, चाहे उस समय उनको लगे कि वी आर वेरी जेन्युइन। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी पहले से ही ऐसी लालच है कोई मन में, नहीं उनको, लेकिन कभी ना कभी पता लग जाता है कि सारा मामला फ्रॉड है। इन लोगों ने भी यही काम कर दिया। अब इनको यह पता लग गया, अब चुनाव सर पे आ गए। देखो, डफली लेके सड़क पे नाचना, पत्थर फेंकना, प्रोटेस्ट करना, वो एक चीज है, लेकिन घर घर जाना, लोगों से बोलना कि यार ये हमारा एजेंडा है, हमें वोट दो, हम सरकार बनाएंगे तो तुम्हारी जिंदगी ऐसे, ये तो उनको आता नहीं है कि जिंदगी बेहतर कैसे बनानी है, सरकार कैसे चलानी है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। इनका लिमिटेड जो नॉलेज है या इनका स्किल सेट है, दैट इज कि डफली लेके सड़क पे आना और सब कुछ ब्लॉक कर देना, सबकी जिंदगी हराम कर देना। अब जब इनसे कह रहे हैं कि नहीं तुम चुनाव लड़ो, चुनाव जीतो, जिम्मेदारी लो, अब इनका गला सूख रहा है कि क्या करें, हमें तो कोई वोट नहीं देगा।
नोबडी विल वोट फॉर अस, इसीलिए कह रहे हैं कि मेंबर्स में मूव टू राइवल बीएनपी और कॉन्टेस्ट द पोल्स एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। ये बात तो जो भी बांग्लादेश में हुआ था दोस्तों, 5 अगस्त की बात है जब शेख हसीना भागी थी वहां से, भारत आ गई थी, या फिर हम जुलाई की बात करें, सब का सब फ्रॉड है। Everything is a big fraud in Bangladesh. The revolution is a fraud. The students' movement is a fraud. Everybody is begging BNP or tying up with Jamaat-e-Islami. So where is that purity of that revolution? It's all gone. सब चुनाव के टिकट के चक्कर में भाई। बिजनेस स्टैंडर्ड ये कहता है कि बांग्लादेश अपराइजिंग गुरु डिस्टेंसेस हिमसेल्फ फ्रॉम एनसीपी ओवर जमात अलायंस। द मेन लीडर ऑफ लास्ट ईयर्स वायलेंट अपराइजिंग दैट टॉपल्ड द देन गवर्नमेंट इन बांग्लादेश, महफूज आलम, ऑन संडे डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम हिज डिसाइपल्स अंडर द नेशनल सिटीजन पार्टी बैनर ओवर देयर मूव टू फॉर्ज एन इलेक्टोरल अलायंस विद द जमात-ए-इस्लामी। ये जो बंदा है, ये बंदा कह रहा है कि ही वाज द मेन गाय बिहाइंड द सो कॉल्ड रेवोल्यूशन। इसने एक हाथ पीछे कर लिया, इसने बोला कि तुम जमात इस्लामी के साथ मिल। ये वही पार्टी है जो बांग्लादेश चाहती नहीं थी कि बने। ये पाकिस्तानी फौज के साथ बैठ के जमात इस्लामी जेनोसाइड कर रही थी वहां पे। जितने भी ईस्ट पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स थे, जितने प्रोफेसर्स थे, डॉक्टर्स थे, जर्नलिस्ट थे, राइटर्स थे, पोएट्स थे, राइट, या फिर सिविल सोसाइटी के लोग थे ईस्ट पाकिस्तान में, सबको मरवाने वाला, उनको आइडेंटिफाई करने वाला जमात इस्लामी। दे वर द मेन पीपल। गोली चलाने वाला पाकिस्तानी फौजी, मैं 1970-1971 की बात कर रहा हूं, गोली चलाने वाला पाकिस्तानी फौजी, उसको दिखाने वाला कि कहां पे चलानी है जमात इस्लामी। ये जमात इस्लामी, वो जो घर है उसके अंदर एक प्रोफेसर है, वो आजादी की बात कर रहा है, तो पाकिस्तानी फौज गई, प्रोफेसर की छाती में 4 गोलियां मारी, कहानी खत्म। वो प्रोफेसर कौन है, कहां रहता है, वो क्या करता है, बताने वाला जमात इस्लामी। यह जमात इस्लामी का बेसिक रोल था 1971 में। Under the prevailing circumstances, my respect, affection, and friendship for my July comrades will not be erased, but I am not becoming part of this NCP, Alam wrote. He said, it is not true that I was given a proposal from the Jamaat-NCP alliance, but keeping my long-standing position is more important than becoming a Jamaat-NCP alliance candidate from any Dhaka constituency. Yunus last year introduced Alam to former US President Bill Clinton in the United States, explicitly calling him the brain behind the whole revolution in July 2024 and describing the uprising as a meticulously designed अपहीवल। अब ये देखिए, ये खुद कह रहा है, मोहम्मद यूनुस खुद कह रहा है कि मेटिकुलसली डिजाइंड अपहीवल। ये रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ है पूरा का पूरा भाई बांग्लादेश में, खुद मान रहा है मेटिकुलसली डिजाइंड। रेवोल्यूशन जो होती है दोस्तों, वो तो ऑर्गेनिक होती है, लोगों को गुस्सा आता है, लोग सड़क पे आ जाते हैं। ये खुद कह रहा है बिल क्लिंटन के सामने कि मेटिकुलसली डिजाइंड थी, और डिजाइन करने वाला ये था। अब जिसने डिजाइन करी है उसने हाथ जोड़ लिया, कह रहा भाई साहब ये इन सब चक्करों में मैं नहीं पड़ने वाला। Born out of 2024 Bangladesh protests, party loses leaders over Jamaat Union. The NCP emerged as a political force earlier this year with the backing of interim government chief Mohammad Yunus following the July uprising in 2024 led by students under the banner of Students Against Discrimination. The Jamaat has been blamed for the violence unfolding on the streets, with cultural institutions, minorities and journalists coming under attack. The course of this alliance his taking has also lent credibility to claims by the banned Awami League that the students' movement in Bangladesh was a front for the Jamaat, and the students who participated in the violent protest last year were actually members of the Chhatra Shibir, the Jamaat student wing. The alleged plan came into existence after Sheikh Hasina banned Jamaat-e-Islami Bangladesh for terrorist activities under the country's anti-terror law. ये देखिए मोहम्मद अली अराफात, फॉर्मर मिनिस्टर इन शेख हसीना गवर्नमेंट, है क्या कह रहा है। ये कहता है मुझे बड़ी खुशी हुई कि एनसीपी जमात-ए-इस्लामी का जो झूठ था वो सबके सामने आ गया। ठीक है ना, एनसीपी क्या है, जो स्टूडेंट्स की पार्टी है, नेशनल सिटीजन पार्टी, और जमात इस्लामी का जो झूठ था वो सबके सामने आ गया। द इलेक्टोरल अलायंस बिटवीन एनसीपी एंड बीजेआई, बांग्लादेश जमात इस्लामी, इजंट अ न्यू डेवलपमेंट, इट्स अ कन्फेशन, दे वर नेवर डिफरेंट फोर्सेस, जस्ट डिफरेंट मास्क्स। ये मोहम्मद अली आराफात का ये कहना है। कहता भाई देखो साफ सीधी बात है, ये सब ड्रामा है। ये पूरा का पूरा जो शेख हसीना की सरकार गिराई, जो छात्र सड़क पे आए, जो छात्रों ने वायलेंस करा, ये सब करा, ये सारा का सारा डॉक्टर था ये जमात इस्लामी डिड दिस अकॉर्डिंग टू हिम। और ये कहते हैं कि ये सामने आ गया तो इनका मुखौटा था कि हम तो छात्र हैं, हमारी रेवोल्यूशन में प्योरिटी है। कोई प्योरिटी श्योरिटी नहीं है, सब फ्रॉड है। ये सब अपने चुनाव के टिकट के चक्कर में लगे और इसीलिए इन्होंने तख्ता पलटा। वहां पे उल्टा बिल क्लिंटन को यह बोल रहा है कि मेटिकुलसली डिजाइंड। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, मोहम्मद यूनुस के रिश्ते बिल क्लिंटन, अब आप बोलेंगे बिल क्लिंटन को तो प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़े हुए कितने साल हो गए।
इस बंदे का यानी कि मोहम्मद यूनुस का बिल क्लिंटन से क्या रिश्ता है, इसका रिलेशनशिप क्या है बिल क्लिंटन के साथ? जाइए इंटरनेट पे जरा देखिए, तब आपको पता लगेगा। मोहम्मद यूनुस इज अ यूएस डीप स्टेट एसेट। आप जाके देखिए, आपको पता लगेगा। खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान, ये बांग्लादेश के इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करेंगे। तारिक रहमान, एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द बांग्लादेश नेशनल पार्टी एंड एक्स प्राइम मिनिस्टर Khalida Zia's son will fight the upcoming general elections of Bangladesh from two constituencies, reported Bangladesh Daily Dhaka Tribune. Rahman, who returned to Bangladesh on December 25th after a 17-year exile, applied for voting rights in Bangladesh on Saturday, December 27th. On Sunday, he signed his nomination papers to contest the 13th national parliamentary election from the Dhaka 17 and Bogra 6 constituencies on the BNP's electoral symbol, the sheaf of a paddy. The 13th parliamentary elections is set to be held on February फलाना फल। अब देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, खालिदा जिया की मौत के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ खालिदा जिया, राइट, आवामी लीग को तो हटा दिया ना फोर्सिबली, तो आवामी लीग का तो एक स्टोरी चैप्टर खत्म हो गया। अब ये जो बंदा है, इसके साथ बहुत एक सिंपैथी वेव है, और ये चीज आपको सोशल मीडिया में देखने को मिलती है। इफ यू फॉलो बांग्लादेशी सोशल मीडिया वेरी क्लोजली, देयर इज अ ह्यूज सिंपैथी वेव फॉर दिस गाय। और हो ना हो, क्योंकि इलेक्शंस आर नॉट वेरी फार, हार्डली 2 महीने हैं इलेक्शंस में, 2 महीने भी नहीं है बाय द वे, 2 महीने भी नहीं है, करीब 1.5 महीना दूर है इलेक्शन। 1.5 महीने के अंदर वहां पे चुनाव हो जाएगा। इसको बहुत ज्यादा सिंपैथी मिलने वाली, क्योंकि लोग इमोशनल है जनरली। एंड हिज मदर खालिदा जिया, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश एंड अ टावरिंग फिगर इन बांग्लादेशी पॉलिटिक्स, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। उनके भारत के खिलाफ जो भी पॉलिसी रही हो, लेकिन शी वॉज अ टावरिंग फिगर, शी इज नो मोर। और जो बीएनपी का कार्डर है, उसमें फिर से एक जान फूंक दी गई है। उस कार्डर ने सोचा कि भाई ये तो बीमार हैं, वो लंदन में रह रहा है, ये जो तारिक है ये तो लंदन में था 17 साल, और वो बीमार हैं, बिस्तरा उन्होंने पकड़ लिया। खालिदा जिया, अब होगा क्या। इनके वापस आने से एक बूस्ट मिला, और पूरे बांग्लादेश में एक सिंपैथी वेव दौड़ रही है कि यार, इसकी मां जो इतनी बड़ी हस्ती थी बांग्लादेशी पॉलिटिक्स की, उनकी डेथ हो गई है, हमें इनके बेटे को सपोर्ट करना चाहिए। मैं बांग्लादेशी सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, जो उसमें कमेंट्स आ रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं, मैं उसको देख के ये आपको बातें बता रहा हूं। अब दोस्तों, ये इंडिया टुडे से हमने न्यूज ली है। कैंसिल वर्क परमिट फॉर इंडियंस, ओस्मान हदीज आउटफिट्स अल्टीमेटम टू बांग्लादेश गवर्नमेंट। एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश हैज बीन राइजिंग, स्पेशली आफ्टर द किलिंग ऑफ एंटी इंडिया स्टूडेंट लीडर Osman Hadi. Now his outfit Inqilab Moncho has demanded the cancellation of work permits for Indians, issuing a 24-hour ultimatum to the government with 4 demands. The radical group has also pressed the government to complete the trial of everyone involved in the murder of its leader, Sharif Osman Hadi, within 24 days. The ultimatum was announced by Inqilab Moncho's member secretary, Abdullah Al-Jaber, from Shahbag and Dhaka on Sunday night. इसमें 2-3 चीजें हैं। अब ये कह रहे हैं 24 दिन के अंदर, यानी कि जो भी स्टेटमेंट देखिए ना, एवरीथिंग इज मैनेज्ड, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड इन बांग्लादेश। ये 24 दिन की बात क्यों कर रहे हैं, राइट? क्योंकि ये चाहते हैं कि 24 दिन की हम बात करें, बाय द एंड ऑफ जनवरी इसका पक्का मामला जो है सामने आ जाए। इन द 3rd/4th वीक, एटलीस्ट इन द 4th वीक ऑफ जनवरी, ये रिजल्ट आ जाए। 3rd वीक 4th वीक में रिजल्ट आ जाए, तो इनको चुनाव का फायदा, इनको उस्मान हदी से कोई लेना देना नहीं है। इनको ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब उसके नाम का फायदा उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 24। अब एक बात बताइए, ये सरकार को कह रहे हैं कि यू कंप्लीट द ट्रायल। हाउ कैन द गवर्नमेंट कंप्लीट द ट्रायल? भाई, वो तो जज बैठा है, जज के सामने दलीलें होंगी, जज करेगा। ये कह रहे हैं नहीं, 24 दिन के अंदर सब कुछ खत्म करो, विद इन 24 days एंड एवरीथिंग, वरना। अच्छा, दूसरी चीजें कह रहे हैं कि साहब जो इंडियंस हैं उनको निकालो जो यहां पे एम्प्लॉयमेंट में है। तो एम्प्लॉयमेंट वीजा होल्डर्स करंटली स्टेइंग इन इंडिया, 103 बांग्लादेशी नेशनल्स वर करंटली स्टेइंग ऑन एम्प्लॉयमेंट वीजा इन इंडिया एज ऑफ 2021। तो ये बहुत पुराना डेटा है दोस्तों, ये 2021 का डेटा है, उसके बाद का डेटा अवेलेबल नहीं है। और नवंबर 2016 में यह बोला गया है कि 2 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों फिर बाद में सरकार ने बोला कि एक करेक्ट फिगर देना, इसके ऊपर 20 मिलियन के ऊपर का करेक्ट फिगर देना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो वीजा लेकर आ रहे हैं। बांग्लादेशी तो घुसपैठी है ना, बेसिकली बांग्लादेशी से घुसपैठियाज, वो दे आर इन्फिल्ट्रेटर्स, तो आ जाते हैं, कहीं पे भी घुस जाते हैं। वो बैंगलोर पहुंच गए, वो जम्मू पहुंच गए, वो गुजरात पहुंच गए, हर जगह बांग्लादेशी घुसे हुए हैं। एवरीबडी फ्रॉम बांग्लादेश who's got 2 legs wants to run away from Bangladesh, who are still there like इनकलाब मोंचो टाइप, वो भाग नहीं पा रहे बेचारे, तो वहीं पे हैं। अब 3,159 3,159 वर्क परमिट्स वर इश्यूड टू इंडियन नेशनल्स। अब ये लोग कह रहे हैं कि साहब रिपोर्टेड 2023 में
5,876 यहां पे इंडियंस थे बांग्लादेश के अंदर। अब दोस्तों कितने भी हैं आज की तारीख में, दोस फिगर्स आर नॉट नोन, दे आर नॉट पब्लिकली अवेलेबल फिगर्स। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इन्होंने बोला है, ये उस्मान हदी की जो टीम ने बोला है कि साहब इंडियंस का वर्क परमिट कैंसिल करिए, मुझे तो एक बात यह समझ में नहीं आ रही। मेरी पहली शिकायत है इंडियंस से कि तुम बांग्लादेश कौन जाता है यार? मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि बांग्लादेश जाता, हु इन हिज राइट माइंड वांट्स टू गो टू बांग्लादेश एंड व्हाई डिड यू गो? इंडियन गवर्नमेंट शुड कॉल देम बैक, उनको वापस बुलाइए, कोई जरूरत नहीं है वहां पे बांग्लादेश जाने की। और दूसरी चीज है कि सरकार ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एंड आई एग्री विद दिस गाय, इनकलाब मंचो का जो भी है, उस्मान हदी की टीम वाले जो कह रहे हैं, ठीक है, इनको एक और आई वुड लाइक टू एड टू द स्टेटमेंट, यू सेंड इंडियंस बैक एंड प्लीज टेक बैक द बांग्लादेशीज दैट वी सेंट। मैं तो चाहता हूं, एंड आई अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड आई एम ऑल्सो डायरेक्टिंग दिस टू Osman Hadi's team there, Inqilab Moncho, that you're right. No Indian in his right mind should go to Bangladesh. Please ask them to go back. Indian government should ask them, come back. Give them 7 days. Within 7 days, you please come back. Wrap up everything and come back to India within 7 days. And within 7 days, let us start mass sending back of Bangladeshis into Bangladesh. और एक और खबर है दोस्तों कि अमेरिका स्लाइटली कंसर्न्ड है, मिल रहा है मोहम्मद यूनुस से, एम्बेसडर जाने से पहले मिली, चुनाव करेंगे, उसने बोला करेंगे। ये सब देखिए, चुनाव तो होगा। अब जहां तक मुझे लग रहा है बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होगा। उस चुनाव से क्या निकलेगा? मोस्ट प्रोबेबली बीएनपी विल हैव इट्स प्राइम मिनिस्टर, तारिक विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर, जहां तक अभी लग रहा है। लेकिन बांग्लादेश में यू नेवर नो, थिंग्स माइट चेंज ओवरनाइट दोस्तों। लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, घरों में बंद करके, ताला लगा के घरों में आग लगाई जा रही है, वो सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी नई सरकार आएगी, उसके आने के बाद ही अगर कुछ भला होता है तो होगा, तब तक ये वायलेंस कंटिन्यू रहेगा। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।